नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली में कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगोराफोबिया के बारे में, जो कि एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बस में, ट्रेन में जाने से डर लगता है, प्लेन में जाने के विचार मात्र से उनमें घबराहट छूटने लगती है, वे पसीना पसीना हो जाते हैं। और कुछ लोग किसी ओपन स्पेस जैसे कि पार्किंग प्लेस, गार्डन और ग्राउंड्स के अंदर जाने में घबराते हैं। कुछ लोग किसी क्लोज स्पेस जैसे कि लिफ्ट, मल्टीप्लेक्स, थिएटर में, मॉल्स में जाने से घबराते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट छूटने लगती है, हाथ पाँव में पसीना आ जाता है। और कुछ लोग किसी क्यू में खड़े होने से घबराते हैं, क्राउड से घबराते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि घर से अकेले निकलने में ही घबराने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर इन 5 सिचुएशंस के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर किन्हीं 2 सिचुएशन के लिए घबराहट और फ़ियर है, वो उन जगहों पर जाना प्रेफ़र नहीं करता, उन जगहों को अवॉइड करता है और ऐसा करीब 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए चल रहा है, तब हम इसे अगोराफोबिया मानते हैं, जो कि एक एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है। तो दोस्तों, अगोराफोबिया के जो पेशेंट होते हैं, इन जगहों पर अव्वल तो जाते ही नहीं। अगर वो जाते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होती है। उन्हें लगता है कि इस जगह से एस्केप पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ से बच के नहीं निकल सकते। वे वहाँ फँसा हुआ महसूस करते हैं, शर्मिंदा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी महसूस करते हैं और इन फ्यूचर वे उन जगहों पर जाना अवॉइड कर देते हैं। तो दोस्तों, जो अगोराफोबिया होता है, ये 2 प्रकार से हो सकता है। कई बार ये पैनिक अटैक के साथ होता है 50% केसेस में, और कई बार बिना पैनिक अटैक के होता है। जब ये पैनिक अटैक के साथ होता है, तो व्यक्ति जैसे ही इन सिचुएशन के अंदर जाता है, उन्हें पैनिक अटैक का दौरा आ जाता है, यानी कि उनके चेस्ट के अंदर हेवीनेस महसूस होती है, हार्ट धक 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 महसूस होता है, सांस गले में अटक जाता है, छोटी छोटी सांस आती है, सांस एकदम गले में फंसा हुआ सा महसूस होता है, हाथ पाँव में कंपन आने लग जाते हैं, हाथ पाँव में पसीना आने लग जाता है, पेट के अंदर अजीब से सेंसेशन आते हैं, गैस्ट्राइटिस टाइप फीलिंग हो जाती है और उन्हें लगता है दिमाग उनका खराब हो गया है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, उन्हें पैरालिसिस आ जाएगा, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों पैनिक अटैक का दौरा उन्हें आ जाता है। तो दोस्तों, अगोराफोबिया जो बीमारी है, ये इतनी डेंजरस साबित हो जाती है कि धीरे-धीरे इंसान सोशली आइसोलेटेड हो जाता है, उसका सोशल ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट हो जाता है, बाहर निकलना बंद कर देता है, सोशल गैदरिंग में भी जाना बंद कर देता है और धीरे-धीरे वो एंग्जायटी, डिप्रेशन के अंदर भी कई बार चला जाता है। इसलिए इसका इलाज ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर हम अगोराफोबिया के कारणों की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला जो कारण है, वो है जेनेटिक। दोस्तों, जेनेटिक के अंदर क्या होता है, 60% केसेस में इसका आनुवंशिक कंपोनेंट होता है। मतलब आपके घर परिवार में अगर किसी को अगोराफोबिया है, जैसे कि आपके पेरेंट्स को या सिबलिंग को, तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल पर, यानी अगर आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन का जो लेवल है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से अगोराफोबिया हो सकता है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, चाहे फिजिकल एब्यूज हुआ हो, सेक्सुअल एब्यूज हुआ हो, कोई इमोशनल फैक्टर रहा हो, तो उसकी वजह से भी एगोराफोबिया हो सकता है। तो कई बार कुछ लोग बचपन में माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, तो उस वजह से भी एगोराफोबिया डेवलप हो सकता है। या फिर कई बार क्या होता है कि व्यक्ति में एंशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पहले से होता है, तो उनके अंदर भी एगोराफोबिया होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। वैसे तो दोस्तों, ये मेल फीमेल दोनों को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन फीमेल के अंदर इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे 2 ट्रीटमेंट के 2 टाइप पाए जाते हैं। पहला होता है ड्रग थेरेपी, दूसरा होता है काउंसलिंग। ड्रग थेरेपी के अंदर जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, वो है एसएसआरआई ड्रग, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर ड्रग्स, जो कि कुछ मंथ के लिए दी जाती है। फिर धीरे-धीरे सिम्पटम्स जैसे उनके एकदम ठीक हो जाते हैं, टेपर करके धीरे-धीरे उसे बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों, काउंसलिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है एक्सपोज़र थेरेपी। एक्सपोज़र थेरेपी के 2 पार्ट हैं, फ्लडिंग और सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। तो दोस्तों, जो सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, व्यक्ति को जिस सिचुएशन से, जिस परिस्थिति से घबराहट, बेचैनी छूटती है, उसके प्रति उसे धीरे-धीरे करके एक्सपोज़ किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर घर में बाहर निकलने से उसे दिक्कत है, घबराहट होती है, तो पहले उसे सलाह दी जाती है कि घर से सिर्फ 100 मीटर के लिए निकले, फिर अगले दिन 200 मीटर के लिए निकले, फिर उससे अगले दिन 300 मीटर के लिए निकले, फिर उससे अगले दिन 1 किलोमीटर के लिए निकले। इस प्रकार धीरे-धीरे अपने डर का सामना करें, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने उन परिस्थितियों को अवॉइड करा, तो अगोराफोबिया की जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, फिर उसे ट्रीट करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए आपको जिस भी परिस्थिति से, ऑब्जेक्ट से आपको फ़ियर है, डर है, आपको उसका सामना करना है, चाहे आप उसे धीरे-धीरे उसका सामना करें, लेकिन उससे भागें नहीं। अब दोस्तों, उसके बाद काउंसलिंग के अंदर बात करें, तो एक होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि व्यक्ति के दिमाग में जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बन चुके हैं, जैसे कि उसे लगता है किसी विशेष परिस्थिति के अंदर उसके अंदर उसे घबराहट, बेचैनी हो जाएगी, वो बच के नहीं भाग पाएगा, वो मर जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा।
तो उसके दिमाग में जो जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हैं उन्हें पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न में कन्वर्ट किया जाता है। उसकी जो दिमाग की नेगेटिव थिंकिंग है उसे पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसका जो बिलीफ सिस्टम है उसे भी पॉजिटिव किया जाता है। अब दोस्तों इसके अलावा कई बार क्या है, इन परिस्थिति में जाने पे इंसान अचानक से पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक का मरीज बन जाता है, उसे घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा छूटने लगती है। तो उस परिस्थिति में उसे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक बोलते हैं, वो सिखाई जाती है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिन्हें यूज करके वो तत्काल रूप से अपने जो घबराहट, एंजाइटी और दुख का जो दौरा है उसे ठीक कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रेगुलर बेसिस पर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर एंडोर्फिन का लेवल बढ़ता है, हैप्पीनेस हार्मोन, सीरोटोनिन, डोपामिन का लेवल बढ़ता है, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसका लेवल कम होता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर ये करते हैं तो अगोराफोबिया से धीरे धीरे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगोराफोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसका अगर सही तरीके से इलाज नहीं किया जाए, उसे नहीं पहचाना जाए, तो वो आगे जाकर एंजाइटी डिप्रेशन में बदल सकता है और आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। और जितना लेट आप इसका ट्रीटमेंट कराएंगे, इसकी जड़ें उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। और ख़ासकर अगर आप उन परिस्थितियों से जिनसे कि आपको डर लगता है, अगर आप उनसे भागेंगे, उनका सामना नहीं करेंगे, तो इसकी जड़ें उतनी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी कि बाद में इसको ट्रीट करना हम सब लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ज़रूरत है आप इस बीमारी को समझें और आपके घर परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के सिम्टम से ग्रसित है, तो आप तुरंत उसे किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाएं, जो कि एसेस उसे करेंगे और अकॉर्डिंगली उसे उसका ट्रीटमेंट, चाहे मेडिकल थेरेपी के रूप में हो या फिर काउंसलिंग के रूप में हो, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये आसानी से ट्रीट होने वाली बीमारी है, तो आप इसे घबराएं नहीं, अपने सारे सिम्टम्स को किसी मनोचिकित्सक को बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगोराफोबिया के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इसे शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।